नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। क्या हुआ मेरी बच्ची, तबीयत तो ठीक है ना? जुबैदा बेगम ने उसे लॉन में सर पे थामे बैठकर देखा। उसके सामने वाली कुर्सी पे बैठते हुए फौरन पूछने लगी, जिस पर वो न चाहते हुए भी फीका सा मुस्कुराई और बहाना सा बना दिया। नहीं दादो, कुछ भी तो नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था तो इधर लॉन में आ गई। अच्छा, और तुम 2 दिन से फिर पुलिस स्टेशन नहीं जा रही? जाती बेटा, वहाँ तुम्हारा दिल ही लगा रहता। वो उसकी बोरियत को महसूस करते हुए बोल रही थी। जी दादो, जाती हूँ 1-2 दिन में। उसने बात को ख़त्म किया और फिर दोनों कुछ ही पल इधर उधर की बातें करने लगी कि तभी पोर्च में गाड़ी रुकी कि वजदान उनकी तरफ आया और उसने आते ही लेका के साथ वाली कुर्सी संभाल ली। क्या बात है दादो, आज बड़ी राज की बातें की जा रही हैं, सब ठीक तो है ना? वो जुबैदा बेगम की तरफ मतवज्जो होकर बोला, जिस पर लेका ने एक सरसरी सी नज़र उसके चेहरे पर डाली तो उसी पल उसकी नज़रों के सामने कल वाला मंजर रोनुमा हुआ। उसने एकदम से रुख फेर लिया। नहीं मेरे लाडले, ऐसा तो कुछ नहीं, राज वाला जो तुमसे छुपाएं। बस मैं लेका को कह रही थी कि बेटा कल से तुम थाने जाया करो, दिल लगा रहेगा तुम्हारा। लो जी, वाह दादो, क्या बात हुई है भला? अब आप कैसी नसीहतें कर रही हैं? आपको तो चाहिए इसे कहें अपने शौहर के साथ दिल लगाओ, शौहर को वक्त दो, वगैरह वगैरह। वो लेका को देखते हुए शरारत से बोल रहा था, जिस पर जुबैदा बेगम ने उसके गाल पर प्यार से हल्की सी चपट लगाई। शरीर चल कहीं का, सारा दिन तुम्हारे साथ ही तो रहती है, फिर भी गिले शिकवे? अरे दादो, कहाँ मेरे पास रहती है, पूछ लें इससे। वो फिर से मुसलसल उसे देखते हुए बोला, जिस पर लेका ने उसे बहुत बुरे अंदाज से घूरा और वो उठकर टहलने लगी, जबकि जुबैदा बेगम ने वजदान को भी उसके पीछे जाने का इशारा किया। वो भी उसके पीछे पहुंच गया। डार्लिंग, उफ, ये गुस्सा यार किसी दिन ले लेगा मेरी जान। काश ले ही ले, ताकि मेरा काम और आसान हो जाए। वो उसकी तरफ मुंह करके उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जिस पर वजदान दिल से मुस्कुराया। मेरी जान इतनी जल्दी नहीं जाने वाली, तुम्हें तो जीत ले दिल मेरा, फिर सोचेंगे। मिस्टर वजदान, जबरदस्ती किसी पर मुसल्लत होने से बेहतर है कि तुम अपनी ज़ात के और अपनी ये बेतरतीब मोहब्बत के टुकड़े उठाओ और एक तरफ हो जाओ। इस तरह तुम उनको और ख़ुद को आने वाली तकलीफ से बचा सकते हो, क्योंकि मुझसे तो कोई भी अच्छी उम्मीद मत रखना। उसने एक कहर भरी निगाह उसके चेहरे पर डालते हुए समझाया, जिस पर वो उसकी हर बात को इग्नोर करके कंधा मारते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और वो उसे दूर तक देखती रह गई। हाँ बोलो चमनदीन, उस दिन तो कोई ज़रूरी बात करना चाहते थे? उसे फिर अपने सामने खड़ा पाकर दिलावर ने पूछ लिया। जी साईं, वो हिचकिचाया। क्या वो? चमनदीन, खुल के बोलो। दिलावर साईं, माफ़ कीजिएगा, असल में आप उस दिन मैं जिस पुलिस ऑफिसर की बात कर रहा था वो कोई और नहीं, छोटी बीबी थी और आपको उनसे खतरा हो सकता है। चमनदीन के बताने पर दिलावर हल्का सा मुस्कुराया और उसे लेका के मुतालिक बताने लगा। मुझे सब पता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम फिक्र नहीं करो। मेरी बच्ची ने मुझे सब बता दिया है और इंशाल्लाह तुम देखना वो सब ठीक कर देगी। उसे यकीन है कि मैंने ये कत्ल नहीं किया और अब देखना चमनदीन, मेरी बेटी कैसे किसी कातिल को मेरे सामने लाकर खड़ा करती है। वो सरफखर से उठाकर बोल रहा था, और फिर मैं उसका हशर नशर कर दूंगा। वो सोच भी नहीं सकेगा। मुझे कई साल मुजरिम बनाकर रख दिया। मेरी बीवी मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। दिलावर गुस्से से भिपर कर बोला, जिस पर चमनदीन के माथे पे पसीना आने लगा। उसे लगा ये तो सब उलट ही हो गया, ये कैसे हो सकता है भला? वो बातें सोचने लगा और कमरे से बाहर निकल गया और आने वाले वक्त के मुतालिक भी सोच रहा था। ये सुबह सुबह किधर जाने की तैयारियां हो रही हैं डार्लिंग? वो ऑफिस खुद तैयार हो रही थी जाने के लिए, जब उसे भी तैयार हो देखकर ऐन उसके सामने खड़ा हो गया। बताओ, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वैसे मेरे लिए तो ऐसे कभी तैयार नहीं हुई, तो फिर ये किस लिए? वो शक की निगाह से एक ही साथ कई सवाल पूछ बैठा, जिस पर लेखक को मजीद गुस्सा आया। तुम्हारी सोच भी बिल्कुल तुम्हारी तरह गंदी ही है, जो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी घटिया सोच में तब्दील हो सकती है, जैसे अब। उसकी आंखों में देखते हुए बोल रही थी, जब वजदान ने उसका बाजू पकड़ के लाल होती आंखों से उसे देखा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही हो? उसकी आंखों में देखते हुए उसने फिर से सवाल कर दिया। मामा के घर। उसकी आंखों में उभरते हुए गुस्से को देखकर एकदम से बोल पड़ी, क्योंकि उसे फौरन उस दिन वाला थप्पड़ याद आ गया था और शायद वो बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। किसके साथ? वो बात की तह में गया। मुझे ये ज़्यादा तफसील तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, और छोड़ो मेरा बाजू। वो बाजू छुड़वाने लगी, जबकि वजदान के हाथ की गिरफ्त उसके बाजू पर मजीद बढ़ गई। मैं बाहर गाड़ी में बैठा तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर अंदर बाहर आ जाना, नहीं तो तुम तो मुझे जानती हो मैं किस किस हद तक जा सकता हूँ, समझी? वो उसकी तरफ झुकता हुआ कदरे धीमे लहजे में बोलकर कमरे से निकल गया, जबकि लेका अपने गुस्से पे काबू पाते हुए कुछ ही देर में आखिरकार उसके साथ गाड़ी में थी। कितनी देर रुकने का इरादा है? उसे खामोश बैठे देखकर वो बोल पड़ा। पता नहीं, वो लापरवाही से बोल रही थी। शायद वो उसे बताना ही नहीं चाहती थी, या फिर वो वाकई कुछ दिन वहां रुकना चाहती थी इस माहौल से, और शायद उससे भी ज्यादा दूर जाना चाहती थी। मतलब तुम वहां रुकना चाहती हो तो डार्लिंग, ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बिठा लो।
कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं ऑफिस से वापसी पर तुम्हें लेने आ जाऊंगा, रेडी रहना। वो गाड़ी उसके बाबा के घर के सामने खड़ी करके उसे वार्न कर रहा था, जिस पर लेका का दिल चाहा उसे उसकी और इस रिश्ते की औकात 2 मिनट में बता दे। लेकिन वो अपने बाबा के सामने कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसकी बात मान गई। ओके, वो सर हिलाते गाड़ी से निकली और घर में दाखिल हो गई, जबकि वजदान उसे जाता हुआ देखकर दिल से मुस्कुराया। अरे वाह वजदान, लेका तू तुझसे भी ज्यादा वाकई डरने लगी है। वो खुद से ही बुड़बुड़ाया और फखर से बोलते एकदम से गाड़ी वहां से भगा ले गया। अस्सलाम वालेकुम। हॉल में कदम रखते ही सबको देखकर उसने फौरन सलाम किया और सोफे पर लेका के पास आकर बैठ गया, जिस पर लेका ने इसे एक नज़र देखा और उसे थोड़ी दूर होकर खिसकी कि वजदान ने फौरन उसके हाथ पे अपना हाथ रख दिया और वो ना चाहते हुए भी उसके हाथ की गिरफ्त पे अपना हाथ ना निकाल पाई। वो उसे गुस्से से घूर रही थी जब हशमत ने मुस्कुराते हुए उसका हाल अहवाल पूछा। कैसे हो वजदान बेटा, और ऑफिस कैसा जा रहा है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अंकल, और ऑफिस भी ज़बरदस्त जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, क्या आपकी बेटी मेरी शिकायतें लगाने में मसरूफ़ थी? उसने शरारतन लेका को देखते हुए हशमत से सवाल किया, जिस पर लेका ने उसे मजीद घूरा। नहीं नहीं बेटा, मेरी बेटी तो आपकी तारीफ़ें कर रही थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटा कि आप मेरी बेटी का इतना ख्याल रखते हैं। वो वजदान को एहतरामन देखते हुए बोल रहा था, जिस पर वजदान ने भी अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। नहीं नहीं अंकल, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात, लेका मेरी बीवी है, जिम्मेदारी भी है मेरी, और इसका ख्याल रखना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना। उसने बात मुकम्मल की ही थी कि सामने वाले कमरे से अरसम निकला, जिसकी नज़र सबसे पहले सामने लेका के साथ बैठे वजदान पर पड़ी। उसकी नज़रें एकदम से नफरत का साया ले आईं। वो बाहर का रुख करने लगा कि इसी पल हशमत ने उसे आवाज़ दे दी, अरसम बेटा इधर आओ, ये देखो कौन आया है, वजदान और लेका। वो ना चाहते हुए भी आकर वजदान से मिला और वजदान के दाएं जानिब जगह होने के बावजूद उसके बाएं जानिब बैठी लेका के साथ बैठ गया, जिस पर वजदान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने जब्त कर लिया। कुछ ही देर बाद जब वो लेका के साथ हंस हंस कर बातें करने लगा और वो भी उसके साथ बहुत खुश थी, और कभी उसके कंधे पे हंस हंस कर हाथ मारती और कभी अरसम बार बार शायद उसे दिखाने के लिए लेका का हाथ पकड़ता, जिस पर उसने इस वक्त वजदान की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। उसका खून खोलने लगा। उसे इस पल कुछ समझ नहीं आया और उसने फौरन लेका का जाने का बोल दिया, जिस पर वह हैरान होकर उसे देखने लगी। अभी तो आए हैं आप, और मामा ने खाने का बोला है, वो खाकर जाएंगे। मैंने कहा ना अभी घर जाना है। सबको बोलो कि बहुत ज़रूरी काम है, अभी जाना है, उठो फौरन, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। वोट खड़ा हुआ। ओके अंकल, अब हमें जाना होगा। बेटा खाना तो खाकर जाते। हशमत एकदम से उसके फैसले से काफ़ी हैरान हुआ। नहीं अंकल, आप फिर आएंगे इंशाल्लाह। वो अभी कहते मुड़ा ही था कि अरसम ने लेका का हाथ पकड़ लिया और रुकने का इसरार करने लगा, और वजदान ये देखकर गुस्से से पागल हो रहा था। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। वो फौरन बाहर चला गया। शायद वो और देर यहाँ खड़ा रहता तो गुस्से पे कंट्रोल ना कर पाता, इसीलिए उससे खड़े नहीं हुआ जा रहा था। कुछ ही देर में वो उसके साथ गाड़ी में थी और बिना कुछ कहे गुस्से में तेजी से गाड़ी चलाने में वो मसरूफ था, जबकि लेका को अपनी जगह उस पर गुस्सा था। वो बड़ी मुश्किल से सबको मना के आई थी। बड़ा शौक है तुम्हें ना महरमों के साथ चिपक चिपक कर बैठने का, बहुत खुशी मिलती है ना तुम्हें ये सब करके। घर पहुंचते ही वजदान ने उसका बाजू अपनी गिरफ्त मजबूत में ले लिया और लाल होती निगाहों से मुसलसल उसे घूरने लगा। क्या बकवास कर रहे हो? वो भाई है मेरा, भाई समझती हूँ मैं उसे। वो उसका शक समझ गई थी, इसलिए फौरन फट पड़ी। तो भाई समझती होगी, लेकिन वो नहीं, वो तो तुम्हें कोई और ही निगाह से देखता है। वजदान को अरसम का वो लेका को देखना याद आ गया। मुझे तुम्हारी फजूल बातें नहीं सुननी, छोड़ो मेरा हाथ, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। वो उसे वार्न कर रही थी, जिस पर वजदान तंजिया मुस्कुराया और उसे कमर से थाम कर खुद के और करीब कर लिया। अच्छा तो करो शोर, जितना दिल करता है करो शोर। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर किसकी इतनी जरूरत है कि मेरे कमरे की दहलीज को पार करके यहाँ आता है तुम्हारी फरियाद सुनने। वो उसे कहर बरसाती निगाहों से घूरते हुए बोल रहा था, जबकि लेका को लगा जैसे उसका सांस रुक जाएगा। छोड़ो मुझे, वो फिर से चीखी, तो उसे बेबस पाकर हमेशा की तरह वजदान ने उसे खुद से दूर कर दिया और वार्न करने लगा, आज के बाद मैं तुम्हें अरसम के साथ बात करते ना देखूं, चाहे वो फोन पे हो या फिर आमने सामने। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? और जाओ जाके कपड़े चेंज करके आओ। उसे थोड़े भारी कपड़ों में देख के बोला, जिस पर लेका ने उसे घूरते हुए आज पहली बार उसकी वजह से अपनी आंख में आंसू साफ किया था और कपड़े चेंज करने चली गई। ये मत पहनो, ये कलर मुझे पसंद नहीं। वो उसे ऑरेंज कलर का ड्रेस हाथ में पकड़े देखकर फौरन बोल पड़ा, जबकि वो उसे एक नज़र देखकर बिना उसकी बात का जवाब दिए चेंजिंग रूम की तरफ मुड़ गई। मैं तुमसे कह रहा हूँ ये कलर तुम नहीं पहनोगी तो नहीं पहनोगी। वजदान ने अपने गुस्से को रोकते हुए उसे दूसरी बार पीछे से आवाज़ लगाई, जबकि वो उसकी बात पर अपने इरादे से टस से मस ना हुई और चेंजिंग रूम का दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि वो एकदम से उठकर उसके पीछे लपका और दरवाजे पे हाथ रखकर उसे बाजू से खींचकर चेंजिंग रूम से बाहर निकाला और उसके हाथ से वो ड्रेस पकड़कर उसके समेत बाहर ले आया और लॉन में जाकर उस ड्रेस को आग लगा दी। उसकी इस हरकत पर लेका की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। तुम इतनी सी छोटी बात पे
ऐसी हरकतें करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी मामा का दिया हुआ तोहफा, मेरा सबसे फेवरेट ड्रेस जला दिया तुमने। नफरत है मुझे तुमसे। पता नहीं किस गुनाह की सजा हमें मेरी में तुम मुझे मिले हो। वो जोर से चीखी। तुम अपनी मर्जी से आई हो मेरी जिंदगी में, कोई जबरदस्ती नहीं की मैंने। वो भी गुस्से में था। तुम जैसा इंसान क्या समझे एक लड़की की अजियत, जो अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर अपना वजूद किसी ऐसे शख्स को सौंप देती है जिससे उसे एक जर्रा बराबर भी मोहब्बत नहीं होती, और बहुत सी ख्वाहिशात को अपने सीने में दफन कर लेती है, ना चाहते हुए भी नई जिंदगी की शुरुआत कर लेती है जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन फिर एक बात वो हमेशा फख्र से कहती है कि मैंने अपने बाबा की इज्जत की लाज रखी है, रुसवा नहीं होने दिया जैसे मैंने तुम जैसे शख्स को चुन लिया, जिस पर वजदान ने उसके मुंह पे अपना हाथ रख दिया और खून ख्वार आंखों से उसे घूरते हुए बोलने लगा, ये मेरा घर है और यहाँ अनगिनत मुलाजिम है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये बदतमीजी वाली आवाजें कोई सुने। जाओ कमरे में, वहां जाकर चीखो, जाओ। वजदान उसे कमरे की तरफ जाते इशारा किया और दर्द खेल दिया, जबकि वो गुस्से से तिलमिलाई और अपने कमरे की तरफ चली गई। वजदान अपना सर थामे वहीं लॉन में पड़ी कुर्सी पर ढहसा गया। वो औरत दोबारा तो नहीं आई थी ना? उसने ज़हीर से कंफर्म किया। नहीं मैडम, वो दोबारा नहीं आई। मुझे तो लगता है वो बस इस केस को खुलवाने की साजिश है किसी की। ज़हीर ने कुछ सोचते हुए कहा, खैर छोड़ो, तुम्हें कुछ बताना था, और याद रहे किसी को ऐसी बात ना पता चले और ना कोई ऐसी बात हो जिस पर मुझे कोई मुश्किल पेश आए। उसने उसे समझाते हुए बात शुरू की। मुझे सब पता चल गया है, अब हमारे लिए इस केस को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। वो पुलिस स्टेशन बैठी ज़हीर को बता रही थी जब ज़हीर हैरान होकर पूछने लगा, मैडम किस केस की बात कर रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। बताती हूँ ज़हीर। वो पानी का एक सिप लेकर राजदाना अंदाज में बोलने लगी। असल में हम लोग जो बाबर केस के मुतल्लिक दिलावर साईं को ढूंढ रहे थे ना, वो दिलावर साईं कोई और नहीं, मेरे ससुर है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इस केस के पीछे डैडी का नहीं किसी और का हाथ है, और वह कहीं ना कहीं डैडी की किसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है और वो उन्हें फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसलिए हर सबूत गायब हो जाता है। मैं जल्दी जितनी हो सके इस केस को निपटाने की कोशिश करती हूँ। ये केस इतना ही उल्टा जा रहा है। मुझे तो शक है कि इधर पुलिस स्टेशन में भी कोई ना कोई गद्दारी कर रहा है जो उसे हमारी पल पल की खबर दे रहा है, हमारा हर राज उसे बता रहा है। मैं नहीं जानती कौन है वो, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। मेरे हाथ लग गया तो बच नहीं पाएगा वो गुस्से से टेबल पे हाथ मारते हुए बोली, जिस पर ज़हीर ने उसे मजीद गुस्से की हालत में देखकर वहां से उठ जाना ही मुनासिब समझा। कैसा है मेरा जिगर? आयश आज काफ़ी दिनों बाद ऑफिस आया था। मैं ठीक मेरे जिगर, तू सुना? आयश को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी के आसार वाज़े दिखाई देने लगे। मैं भी ठीक हूँ, देख ले तेरे सामने हूँ, हट्टा कट्टा। और तुझे क्या हुआ है? इतना कमज़ोर लग रहा है कि खाना पीना छोड़ दिया है या भाभी से डरना शुरू कर दिया है मेरे भाई ने? वो उसकी हालत देखते ही शरारत भरे अंदाज में उसे आंख मारते हुए बोला, जिस पर वो खुल के मुस्कुराया। अरे जिगर, अब वक्त बदल चुका है, तेरी भाभी डरने लग गई है मुझसे। और रही बात हालत की, तो कल से मेरे सर में अजीब सा दर्द हो रहा है, इसलिए तबीयत थोड़ी डाउन हो गई है। अच्छा, अब तो शिकायत बनती है, मैं भाभी से कहूँगा। मेरे जिगर भाई का ख्याल रखती है क्या आप? वो तो आपके इश्क में जोगी बना रहता है, वो वाकई इरादा करते हुए बोला, जिस पर वजदान ने भी शह दी। हाँ, तुझे खुली छुट्टी है, तेरी भाभी है, इसे एहसास दिलाना, शर्मिंदा करना, शायद कुछ समझ ही आ जाए। यार अब ऐसी भी बात ना कर, भाभी काफ़ी अच्छी हैं, बहादुर हैं, खूबसूरत हैं, और क्या चाहिए तुझे मेरे भाई? उसका प्यार, वो उदास होकर बोला, जिस पर आयश ने उसे यकीन दिलाया, यार फिक्र न कर, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। देखना वो तुझे तुझसे भी ज़्यादा चाहेंगी इंशाल्लाह। अब तू भी देख जिगर, जैसे तुम दोनों की शादी हुई, तूने भी तंग किया हुआ इसे इतना, उसके दिल में जगह बनने में वक्त तो लगेगा ना। तो बस थोड़ी सी कोशिश तो किया कर, उसे समझाने की, यकीन दिलाने की। वाकई तुम उसे दिल में जगह चाहते हो। हाँ यार, तू सही कह रहा है। खैर छोड़, सब बता, चाय मंगवाऊं? उसे एकदम चाय का याद आया। नहीं जिगर, अब मैं चलता हूँ। असल में मैं तुमसे कहने आया था कि माँ पारा तुम दोनों को इनवाइट कर रही है खाने पे, कल याद से आ जाना। जिस पर वजदान ने सर हिलाया और आयश उसके कंधे पे थपकी देकर ऑफिस से बाहर निकल गया। इधर आओ। वो इसी फाइल में मसरूफ थी कि जब वो ऑफिस से आते ही सीधा बेड पे लेट गया और लइका को अपने पास आने का इशारा किया, जिस पर वो उसे एक नज़र देखकर फिर से अपनी फाइल देखने में मसरूफ हो गई। ये देखते ही वजदान का गुस्सा और भड़का, जिस पे वो फौरन उठकर उसी पर लपका और एक ही पल में उसे बाजू से खींचकर बेड पर ले आया। उसे बेड पर बिठाते ही वो खुद उसकी गोद में सर रखकर लेट गया, जिस पर वो हैरान परेशान कि ये क्या कर रहा है। वो बोल पड़ी, ये क्या बदतमीजी है वजदान, हटो पीछे, मुझे नींद आ रही है। वो लापरवाही से बोली, सर दबाओ। वो उसकी बात को इग्नोर करके सर दबाने का इशारा कर रहा था, जिस पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वो बेचैन होकर उठने ही लगी थी कि वजदान ने जोर से उसकी टांग नीचे को दबा दी और उसकी उठने की हर कोशिश नाकाम हो गई। सुनाई नहीं दिया क्या? सर दबाओ। वो उसका हाथ अपनी पेशानी पर रखते हुए आंखें बंद कर गया। फिर मजबूरन उसे उसका सर ना चाहते हुए भी दबाना पड़ा। उसे लगा शायद वाकई ही उसके सर में दर्द हो रहा है। वो सोच रही थी
जब फौरन फिर से उसकी धीमी आवाज उसके कानों से टकराई। गला नहीं दबा देना मेरा, सिर्फ सर दबाना है डार्लिंग। काश दबा पाती। वो उसकी बात पर फौरन बुड़बुड़ाई तो उसी लम्हे वजदान ने उसका हाथ थामकर अपने होंठों से लगा लिया और धीरे धीरे बोलने लगा, डार्लिंग अगर इतना ही दिल कर रहा है तो दबा लो गला, आज खुली छुट्टी है तुम्हें। जैसे ही उसने उसका हाथ अपने होंठों से लगाया, उसने फौरन अपना हाथ खींचा और उठकर सोफे पर चली गई। वो नहीं जानती थी उसे क्या फील हुआ, कैसा एहसास था, लेकिन शायद वो इस एहसास से दूर भागना चाहती थी, इसलिए वहां से उठकर आ गई। जबकि वजदान मोहब्बत भरी निगाहों से घूरते हुए बोलने लगा, डार्लिंग अनकरीब तुम्हें वजदान दिलावर से मोहब्बत होने वाली है, याद रखना ऐसा कभी नहीं होगा, समझे। मैं तुमसे मोहब्बत, सोचना भी नहीं मिस्टर वजदान। वो उससे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए इतना सा कह के आंखें बंद कर गई। जबकि वजदान खुल के मुस्कुराया और काफी देर तक उसे ही देखता रहा और उसे देखते देखते न जाने कब उसे नींद आ गई और वो सो गया। सैफ अब तो तू ही बता मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं इस वजदान की वजह से। इस दिन अच्छा भला आई थी लड़का, लेकिन वो बिना किसी बात के मुंह फुला के ले गया उसे। हो जाना था उस दिन मेरा काम। वो सामने बैठे अपने खास दोस्त से मशवरा मांगते हुए परेशानी से बोल रहा था, जिस पर उसने उसे समझाया, देख करसम अब उसकी शादी हो चुकी है और मेरी बात मान तो छोड़ दे उसे, तो वो किसी और की है और तू ये भी जानता है कि वो किसकी बीवी है, वजदान दिलावर की, जो जब भी जो भी चाहे हासिल कर सकता है और जब चाहे जिसे चाहे इस दुनिया से रुखसत भी करवा सकता है। उससे पंगा मत ले भाई, और वैसे भी लड़का भी तुझसे प्यार नहीं करती, बस चुप हो जा। मेरा साथ नहीं देना तो ना दे, लेकिन मेरे इरादे कमजोर मत कर। मैं जानता हूँ लड़का उसके साथ खुश नहीं है और वो मेरी है, मैं उसे बहुत जल्द वजदान से छीन लूंगा। वो सैफ की बात का बुरा मनाकर वहां से उठ गया। जी डैड आपने बुलाया, दिलावर साईं के कमरे में खड़े होकर वो एहतरामन पूछने लगी, जिस पर दिलावर ने मुस्कुराते हुए उसे अपने सामने पड़े सोफे पर बैठने का इशारा किया। जी बेटा मैंने बुलाया है, आ जाओ और बैठ जाओ। जी डैड जी आप बोले क्या बात है। वो बैठते ही पूछने लगी, बेटा मैं तुम्हें सब बताने का फैसला कर चुका हूँ। बेटा मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और मेरी बीवी का कातिल हर हाल में मुझे चाहिए। ये लो, ये शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए। दिलावर ने अपनी जेब से निकालकर एक डिब्बी उसकी तरफ बढ़ाई, जिसे फौरन लेका ने थाम लिया। कुछ ही लम्हों में वो उसे खोल चुकी थी और हैरान होते हुए उसे देखने लगी। डैड जी ये लॉकेट मेरे किस काम आ सकता है और ये किसका है, उसने फौरन सवाल किया और सब जानना चाहा। बेटा ये लॉकेट तुम्हारी मामा के हाथ में मिला था और मुझे यकीन है ये लॉकेट उसी कातिल का है। जुनेरा भी बहुत बहादुर थी, उसने यकीनन उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन नाकाम रही और ये लॉकेट उसके हाथ में रह गया। दिलावर उदास हुआ, शुक्रिया डैडी जी, आपने मेरी मुश्किल काफ़ी आसान कर दी और हो सकता है इस पर मामा के फिंगरप्रिंट के साथ उसके भी फिंगरप्रिंट्स हों, जिससे हमें उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। वो लॉकेट लेकर वहां से उठ गई। रेडी हो जाओ जल्दी, वो आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल बनाते हुए बोल रहा था, जिस पर वो हैरान हुई। क्यों, कहाँ जाना है? ये भी बता दूंगा, पहले रेडी तो हो जाओ, 10 मिनट है तुम्हारे पास। वो उसे हुक्म देते हुए वहां से बाहर निकल गया, जबकि वो गुस्से से पागल हो रही थी। अजीब इंसान है, पता नहीं अब ये क्या नया ड्रामा रचा रहा है, पता नहीं कब जान छूटेगी इससे मेरी। वो गुस्से से सेफ की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में वो रेडी हो चुकी थी। वो उसे अपने सामने यूं तैयार खड़ा देखकर फिदा हो रहा था, जबकि वो मुसलसल उससे नजरें चुरा रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसके करीब आके उसके कान में धीरे से बोला। तो लड़का ने एकदम उसकी तरफ देखा। आज उसे वजदान की आंखों में कोई अजीब सी कशिश दिखाई दे रही थी। यह शायद उसकी मोहब्बत की सच्चाई का अक्स था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। उसे आज पहली बार मुसलसल अपनी तरफ देखता पाकर वजदान दिल से खुश हुआ। क्या बात है, आज मुझ पे फिदा होने को दिल चाह रहा है या कुछ और? वो उसे कमर से थाम कर बोला तो वो फौरन पलकें झपक गई। ऐसा कुछ नहीं है, समझे, तुम पे फिदा और लड़का, सोचना भी मत। वो खुद को उसके सामने किसी भी सूरत हराना नहीं चाहती थी, इसलिए कमरे से बाहर निकल गई और तकरीबन 20 मिनट में वो आयश के घर पे थे। कैसा है जिगर, वो आयश के गले लगता हुआ जोश से बोला, जबकि माँ पारा और लड़का भी गले लग चुकी थी। इन्हें देखकर आयश को शरारत सूझी। बस कर दें, बस कर दें, कुछ मोहब्बत हम बेचारों के लिए भी छोड़ दें। कोई हाल नहीं आपका आयश। माँ पारा और वजदान उसकी बात पे खुल के मुस्कुराए, जबकि लड़का नजरें झुका गई। कैसी हैं भाभी, और मेरे जिगर के साथ लाइफ कैसी जा रही है? देख लो, बिल्कुल ठीक ठाक तुम्हारे सामने, उसने खुश होने की आधी अधूरी बात का जवाब दिया। अच्छा, लेकिन मुझे तो आपकी बहुत शिकायतें मिलती हैं, आयश ने फिर से सवाल किया। हैं, कैसी शिकायतें? उसने वजदान की तरफ नजर दौड़ाकर आयश से पूछा। यही कि आप मेरे जिगर का ख्याल नहीं रखती वगैरह वगैरह। नहीं तो ऐसा तो कोई बात नहीं है, आपका दोस्त झूठ बोल रहा है, उसने फट से वजदान की तरफ देखकर बोला, जिस पर वो दोनों हंस पड़े। अच्छा, बाकी बातें बाद में, खाना रेडी है, पहले आ जाएं वो खा लें। माँ पारा उन्हें खाने का कहकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। चमनदीन क्या बात है, मैं काफी दिनों से तुम्हें परेशान देख रहा हूँ, तुम ठीक से मेरी किसी बात पर ध्यान भी नहीं देते, क्या बात है बताओ? दिलावर ने 2-3 दिन बाद चमनदीन को अपने सामने पाकर पूछना शुरू कर दिया, जिस पर वो टाल मटोल करने लगा।
नहीं दिलावर साईं, कोई बात नहीं। बस मैं तो आपकी वजह से परेशान था कि वो छोटी बीबी ने केस जो शुरू किया हुआ है, उसने फिर वही बात की। उसकी फ़िक्र तुम छोड़ दो चमनदीन, मेरी बेटी सब सँभाल लेगी। अब मैं उसके साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। दिलावर ने मुस्कुराते हुए उसकी परेशानी दूर करना चाहिए, जबकि उसकी परेशानी दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही थी। तुम अब जाओ चमनदीन और ज़हूरदीन को भेजना, उससे थोड़ा काम है। जी दिलावर साईं, जो हुक्म। वो कहते हुए वहाँ से चला गया, लेकिन दिन-ब-दिन उसके दिल में खौफ बढ़ता ही जा रहा था। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।